नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो अशोक स्क्वायर के इस शो में किस पर बात की जाए? देश में इतने सारे मुद्दे और इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस पर बोलें और किस पर ना बोलें। ना बोले। कांवड़ निकल रहा है तो अब वहां पे लोगों की दुकानें चेक होंगी। बिहार में चुनाव आया तो इलेक्शन कमीशन को अचानक सूझा कि सर्वे करा लिया जाए। 3 साल 4 साल से सो रहा था। अगर ये सर्वे कराना ही था तो साल भर पहले शुरू हो गया होता। उधर बिहार चुनाव में जो खेल चल रहे हैं उनकी बात तो आप छोड़ ही दीजिए। पासवान जी के जो सुपुत्र हैं, मैं सुपुत्र इसलिए कहता हूं कि सारी पॉलिटिकल जो उनके पास माइलेज है वो उसी के चलते हैं। वो सत्तू पी रहे हैं, लेकिन स्ट्रा से पी रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा मजेदार मामला है। बीजेपी का अध्यक्ष चुनने का मामला तो पंचवर्षीय योजना से भी आगे बढ़ गया। अशोक जी, ऐसा लगता है पहले पंचवर्षीय योजनाओं का मजाक उड़ाया जाता था, हम ही आप मजाक उड़ाते थे। आज अध्यक्ष का चुनाव भी पंचवर्षीय योजना हो गया है। महाराष्ट्र में फडणवीस के अपने चुनाव पे सवाल हैं और चुनाव आयोग अब विपक्ष को बुला के बात कर रहा है। क्या बात करेगा और क्या करेगा ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसीलिए सवाल मैं अशोक जी से नहीं पूछता, मैं सिर्फ बहस को खोल देता हूं। अशोक जी, आपका मंच है, अपना समय लीजिए और इस देश में जो कुछ चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं, इस पर बताइए। देखिए सर, बिहार चुनाव के में जो चुनाव आयोग कर रहा है उसके लिए मैं आपको थोड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में लेके जाता हूं। जब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बात में आश्वस्त थी कि 300 सीटें 305 सीटें उनके पास है, वो तो आ ही जाएगी और बाकी और कुछ जुगाड़ हो जाएगा 50-60 का चुनावी मशीन से, तो हम 370 पार करेंगे। पूरा इंडिया कुनबा 400 है, इसीलिए विश्वास के साथ बोल रहा था। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं इस देश की जनता को जिन्होंने इनको 180 पे ले आए। 305 से सीधा 180 पे आए। जनता तो 60 सर जनता तो सुनते हैं 120 पे ले आई थी या 100 पे ले हाँ, आई थी। जनता तो तो उसके बेचारी बाद कुछ मैं तो ज्यादा ही जोर लगा दी थी। मैं एडीआर की रिपोर्ट यदि मैं मानूं कि 60 सीटों में गड़बड़ हुई है मशीनों की, तो वो 60 और 120 जोड़ो आप तो 140, मतलब 140 हो जाती है। 180 के साथ जोड़ते तो कुल मिलाकर जब इनको ये समझ में आ गया कि खेल अब हाथ से पलट गया है, अब भारत की जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते, उसके बाद के चुनाव में इन्होंने कोई रिस्क नहीं ली, आर पार के खेल किए। जहां हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र, इन दोनों चुनाव के जो नतीजे हैं जो लोकसभा से एकदम विपरीत आए, इसके नतीजे ऐसा नहीं कि लोगों ने 4 महीने में मन बना लिया, बिल्कुल, या फडणवीस सरकार ने बहुत कोई झंडे गाड़ दिए। सवाल है झंडे चुनाव आयोग ने गाड़ दिए। चुनाव आयोग बीजेपी का एक प्रकोष्ठ हो गया है, इसमें कोई दो मत नहीं। और क्योंकि चुनाव आयोग को जब सवाल पूछते हैं तो एक ही बात आती है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये चुनाव आयोग में जो लोग भी बैठे हैं वो कई बार मतलब ट्रक के छोड़ो पीछे बेकार बातें, सत्ता की गोद में रहना, बस छोड़ो बेकार की बात की, सत्ता के गोद में रहना। तो ये जो हो रही, तो इस बार इन्होंने ये सोचा कि देखिए एक पैटर्न जो लगातार ट्रेस हो रहा है और ये पैटर्न विपक्ष भी बता रहा है। ये बात अलग है कि चुनाव आयोग, कोई भी चोरी करने वाला चोर बोलता नहीं कि मैंने चोरी की, आखिर तक नहीं बोलता कि मैंने चोरी की, सजा होने के बाद भी नहीं बोलता कि मैंने चोरी की। आसाराम बापू को पूछो, आज भी वो बोलता है कि मैं निरपराध हूं, भले ही वो व्यभिचार के और उसमें बाकायदा सजा भुगत रहा है। तो चुनाव आयोग कहता है कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। ये बात अलग है, मैंने ही माखन खायो, वो बात है। तो कुल मिलाकर जब उन्होंने देखा कि मतदाता सूची का जो पैटर्न लगातार हम देख रहे थे, एक 30-40 लाख मतदाता शिफ्ट होते हैं चुनावी राज्य, जहां चुनावी राज्य है वहां पे, ये बात ममता दीदी ने पकड़ ली। ममता ने बताया कि यूनिक नंबर कैसा डुप्लीकेट होता है बंगाल में और हरियाणा में। तो चुनाव आयोग कहे अरे भाई गलती से हो गया होगा, लेकिन मतदाता नहीं जा सकता, एड्रेस अलग है। इसने दूसरी लिस्ट दी, वही यूनिक नंबर वाला मतदाता मुर्शिदाबाद में भी रजिस्टर्ड है, वही बाप का नाम है, वही सब कुछ है, सिर्फ एड्रेस बदला है। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, हम इसको आधार कार्ड से जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे पता नहीं। 2021 में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट अमेंडमेंट हुआ और उसमें चुनाव का जो मतदाता पत्र है वो आधार कार्ड से जुड़ने का बात था, अभी तक नहीं जुड़ पाया। मैंने एक अधिकारी को पूछा, वरिष्ठ, मैंने ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है जो जोड़ नहीं सकते? बोले रॉकेट साइंस नहीं है, गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। अब जब इनकी मतदाता सूची की गड़बड़ी ऑलमोस्ट पकड़ में आ गई, तो बिहार में क्या खेल करेंगे? अब मैं बिहार में जो मुझे लगता है, मेरे जो व्यक्तिगत विचार है वो ये है कि इनके पास बिहार के चुनाव की मतदाता सूची तैयार है।
वो मतदाता सूची बीजेपी को सिंगल हैंडेडली सत्ता में ले आएगी, ये भी बात मान लीजिए आप। लेकिन जब ये मतदाता सूची आएगी तो भयानक बवाल मचेगा, तो उसको कवर चाहिए कुछ ना कुछ। उस जो बेईमानी कर रहे हैं उसको एक आवरण चाहिए कानूनी। उसके लिए आनंद फानंद में 1 महीने का सर्वे है। 2003 में ऐसा सर्वे हुआ तो उसको 2 साल लगे थे। 7 करोड़, 7 मतलब एक लॉजिस्टिक देखिए, 7 करोड़ मतदाता है। 2003 के पहले भी मतदाता का सत्यापन तो करना पड़ेगा, मरे हैं, जिंदा है, वृद्धावस्था में है, काम करने लायक है, वोट देने लायक है, सारी चीजें देखनी होगी। और नए मतदाताओं में ये कहते हैं कि भाई आप अपने बाप का भी जन्म पत्र, माँ बाप का भी जन्म पत्र ले, वो प्रूफ ऑफ बर्थडे प्रूफ लेके आओ और उसका सर्टिफिकेट लेके आओ। कौन दे पाएगा? आज आप और मैं पढ़े लिखे होते हुए भी क्या हमारे माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट हमको मिल पाएगा? क्या आज के डेट में मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। कौन मेरे पिता का जन्म हुआ तब कौन ग्राम पंचायत थी, वो रिकॉर्ड भी है कि नहीं है वहां पे? उस समय रिकॉर्ड, उस समय तो स्कूल में यही पूछा जाता था कि कब हुआ है जन्म, तो बोलते हैं राखी के 2 दिन पहले, राखी के 3 दिन बाद, ऐसे ही होता था और टीचर लिख देता था। कौन लाएगा ये सारी एक्सरसाइज? अच्छा, कितना जोक कितना बड़ा है बताइए। किसी भी, अब आप भी इतने सालों से मेरे से ज्यादा आप पॉलिटिक्स देखे हुए हैं, आज नरेंद्र मोदी की भी रैली में लोगों को लाना पड़ता है, साहब आते नहीं लोग। ये पूरे सभी राजनीतिक दलों के लिए हो गया। लेकिन इनके पास 3.5 लाख लोग आ गए चुनाव आयोग के पास। उसमें कुछ पीएलए है, बीएलए है, कुछ बीएलओ है और 1 लाख वॉलेंटियर्स है। बिना बुलाए वॉलेंटियर्स आ गए। वॉलेंटियर्स के लिए कोई विज्ञापन निकला, वॉलेंटियर के लिए कोई कॉल नहीं दिया गया, वॉलेंटियर्स के लिए कभी आवाज नहीं दी गई, कोई कैंपेन नहीं चलाई गई। एकाएक 1 लाख वॉलेंटियर्स आ गए चुनाव आयोग का। तो मैं साष्टांग दंडवत करता हूं भाई साहब इनको, इनके फ्रॉडगिरी को। और ये 3.5 लाख लोग अब वहां जाके सत्यापन करेंगे। बिहार में बरसात में बाढ़ की स्थिति, नदियों की स्थिति क्या है पता है आपको? पूरे गांव के गांव मचान पे बैठ जाते हैं क्योंकि इतना नदियां इतनी उफान पे हैं। हर बरसात बिहार के लिए त्रासदी लेके आता है। उस बरसात में जुलाई महीने में, जून जुलाई महीने में जब बरसात पीक पे होगी, कौन वॉलंटियर कहां गांव में जाके सत्यापन करेगा? ये सब फ्रॉड है, ये सब बताने का है, ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। अशोक पांडे और अशोक वानखेड़े पूरे दिल्ली के मतदाताओं का सत्यापन 15 दिन में करेंगे। अरे ये बोलने में भी शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपने मोहल्ले का और मैं मेरे मोहल्ले का 15 दिन में नहीं कर पाऊंगा। कभी लोग घर पे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। कि लोगों के लिए क्या छुट्टियां घोषित कर रहे हो आप कि 3 दिन की छुट्टी रहेगी, सब लोग घर में रहेगा कंपलसरी? कैसा पॉसिबल है? ये नहीं है। तो फिर ये एक्सरसाइज क्यों? ये एक्सरसाइज कि आपके पाप को पुण्य का छोला पहनाने के लिए। तो ये अब सारी राजनीतिक दलों का और मतदाताओं का, ये बिहार के भविष्य की बात है। 5 साल बिहार के फिर किसके हाथ में देना है, बिहार की जनता को तय करना होगा। और मतदान का अधिकार संविधान ने दिया है। कोई भी चुनाव आयोग उठ के कोई भी सर्वे के नाम पे आपको मतदान से वंचित नहीं कर सकते। गांव के गांव गायब होंगे, देखना, मोहल्ले के मोहल्ले गायब होंगे। मैं मेरा उदाहरण दूं अशोक जी, पिछले लोकसभा में मैं चुनाव वोट नहीं डाल पाया क्योंकि मैं मतदाता ही नहीं था। मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरी भतीजी जो मेरे साथ रहती थी वो मतदाता थे। अब भतीजी की शादी हो गई, 7-8 साल 9 साल यहां से मुंबई शिफ्ट हो गई। अब पता नहीं मेरी पत्नी का और भतीजी का नाम था और मेरा नहीं। जब मैंने पूछा तो बोले वो कोई आया होगा सर्वे के लिए। तो मैंने सर्वे के लिए आया होगा तो मेरे भतीजी ने दरवाजा खोला होगा, उसने कहा होगा कि मैं प्रियंका वानखेड़े, अभी वो प्रियंका चौहान है। उसके बाद बोला होगा कि मेरी पत्नी ने मंजरी चतुर्वेदी है मेरी चाची, और चाचा अब नहीं रहे, तो मेरा नाम गायब हो गया। क्या करे क्या? फिर जाके 3 महीने के जद्दोजहद में रोज मैं कई बार चुनाव आयोग के, मतलब जो हमारे जमुना पार का जो ऑफिस है वहां, मतलब वो भी, उनको भी शर्म आने लगी, अधिकारियों को बिठाते थे, चाय पिलाते थे, बेचारे बस कर रहे अशोक जी। तब जाके 3 महीने के जद्दोजहद बाद मेरा अब नामांकन आ गया। लेकिन फिर मैं चुनाव में मत डालूंगा, किसी कोई गारंटी नहीं। मेरे पास मतपत्र होगा लेकिन सूची में मेरा नाम नहीं होगा। बोलेगा सर आप तो यहां से चले गए, कैसा डबल वोट दांत लगते हैं। ये धांधली करते कौन जाएगा? और न्यायपालिका आंख मूंद के बंद है कि न्यायपालिका को ये दिखता नहीं है। 1 महीने में ये जाइजेंटिक काम कैसा कर सकते हो? 1 लाख वॉलंटियर्स कैसे आए हो?
न्यायपालिका इस चुनाव आयोग के इस वक्तव्य पे चुप है। चुनाव आयोग इतना बेतुका वक्तव्य देता है। जब यह पूछा गया कि भाई 5 से 7, 5 बजे मतदान बंद होता है, उसके बाद लाइन में लगे हुए लोगों को पर्ची देती है, तो ये 8% वोट कैसा होता है भाई 5 से 7? तो चुनाव आयोग ने क्या दलील दी कि दिन भर के वोटिंग का परसेंटेज निकालो तो पर आवर इतना वोटिंग कोई गड़बड़ नहीं है। अरे मेरे आका, पिछले 10 चुनाव उठा के देखिए 5 से 7 कितना वोटिंग हुआ है। कभी 0.64% हुआ है, कभी 0.52% हुआ है, एकदम 8%। चुनाव की जो मैंडेटरी डायरी होती है उसका डाटा किसी के पास नहीं है। डाटा पूछो तो डाटा डिलीट होता है, डिजिटल पूछो तो कानून बनाते हैं, बदल देते हैं कि डिजिटल भी नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे। इतनी गोपनीयता रखोगे तो ये चुनाव ही अच्छा गोपनीय रखो। अशोक जी एक सवाल मेरा आपसे है, दोस्ताना सवाल है, कितने पैसे क्यों खर्च करने हैं चुनाव कराने पे? जब मैंने यही सारा तो कहा, तमाशा करना ही है मैं तो आप सीधे घोषित कर दो उसी पे विजेता। आइए कि आप सारी चीजें इतनी गोपनीय रखो, इतनी गोपनीय रखो कि चुनाव कब अनाउंस हो ये गोपनीय, चुनाव के नतीजे भी गोपनीय। सिर्फ सर्टिफिकेट देके हम तो पार्लियामेंट के बाहर खड़े रहेंगे, जो जो आता है अच्छा ये भी शायद इसको, ये जीत गया शायद, ये इसको भी जीत गया, सर्टिफिकेट दे दीजिए। क्यों इतना नौटंकी करने की क्या जरूरत है चुनाव करवाने? अरे जो उम्मीदवार है उसका खुद का मोहल्ले का वोट, उसके परिवार का वोट ही उसको नहीं मिला, ये कैसा पैटर्न है? कौन उम्मीदवार, उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसकी मां, उसकी भतीजी भतीजा जो उसके साथ रहता है वोट नहीं देगा? मुंबई में हुआ है, एमएनएस के उम्मीदवार ने कहा कि मेरे मोहल्ले में मुझे एक भी वोट नहीं मिला। बताइए। अब बताओ, मेरे घर वालों ने भी मुझे वोट, मेरा खुद का भी वोट नहीं मुझे मिला। अरे धांधली करो, थोड़ी सी देख दाख के करो, इतनी मतलब आंधी मत काटो। गुजरात में 5 से 7 के बीच में इतना वोटिंग हुआ कि मशीनों में वोट होना मुश्किल है, लॉजिस्टिकली इतना नहीं है, डाटा का डाटा आया बाहर। लेकिन फिर एक ही होता है कि भाई चुनाव हारते हो तो आप ऐसा करते हो, चुनाव हारने पे आप ऐसा बोल देते हो। कुल मिलाकर ये पूरी एक्सरसाइज बिहार में बीजेपी को सिंगल हैंडेडली सत्ता में लाने का है। ये मतदाताओं को तय करना है कि उनके मतदान के अधिकार के साथ खिलवाड़ होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। न्यायपालिका को थोड़ा देखना चाहिए, आप नेता छोड़ो, लेकिन इस देश में लोकतंत्र जिंदा रखो। यदि चुनाव आयोग तानाशाह जैसा काम करता है, चुनाव आयोग यदि भोपू बन के, यदि किसी राजनीतिक दल का प्रकोष्ठ बन के काम करता है, तो इस पे अंकुश उठाना होगा। क्योंकि हमारे ठीक बात है लोकतंत्र की अशोक जी। आत्मा और यदि संविधान है, तो संविधान के हिसाब से लोकतंत्र चलता है। तो इस लोकतंत्र की रीढ़ जो है वो चुनाव है, और चुनाव आयोग, चुनाव की आत्मा चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग में पारदर्शिता क्यों नहीं? लोकतंत्र का मतलब ही क्यों? यही हुआ कि लोग मैं जिसको यही चुने कह रहा हूं कि वो सत्ता में आएगा। चुनाव आयोग में पारदर्शिता क्यों? जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये अपने व्यवस्था दी थी कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के बड़े नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तीनों मिलकर तय करेंगे, ताकि कोई भी वहां पक्षपात ना हो। ऐसा क्या आसमान टूट पड़ता? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ऐसा क्या दुश्मनी है सरकार की, उन्होंने एक नया कानून ला के तय कर लिया कि नहीं, एक मैं, मेरे मंत्री और एक विपक्ष का आदमी रहेगा? तो फिर विपक्ष के आदमी को बुलाते भी क्यों? कोई मतलब ही नहीं है। आप ये कहते कि मैं, एक लोकसभा से मेरा मंत्री और एक राज्यसभा से मेरा मंत्री, तीनों मिलकर तय करो और अपना भोपू बिजाने वाले को बिठा दो। इस पामिलियन कल्चर से बाहर निकलना होगा, देश को बर्बाद हो जाएगा देश। हमारे यहाँ लाखों लोगों ने शहादत देके आजादी ली, किस लिए ली? ये आजादी इसलिए नहीं दी कि कोई और एक तानाशाही प्रवृत्ति के विचारों के लिए देश सौंपना है। सरकारें आती है जाती है, अलग अलग विचारधारा की सरकारें आई हैं, उन्होंने काम भी किया है, लेकिन ऐसा हाईजैक नहीं हुआ कभी। चुनाव आयोग को समय मांग रहे आरजेडी वाले, समय नहीं दे रहा आरजेडी। भाई जिस राज्य में चुनाव है उस राज्य का सबसे बड़ा विपक्षी दल आपको समय मांग रहा है मिलने के लिए, और चुनाव आयोग के पास समय नहीं है। क्या कर रहे हैं हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त? क्यों नहीं समय दे पा रहे? शेर लिख रहे होंगे, शेर कह रहे होंगे। शेर लिख नहीं रहे होंगे, ट्रकों के पीछे घूम घूम के शेर इकट्ठा कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पे भी कुछ क्वालिटी का दे तो मजा है। अशोक जी एक बात आपने बड़ी मजेदार कही कि 1 लाख से ज्यादा जो हैं वो वॉलंटियर मिल गए, इतने लोग मिल गए। मुझे तो लग रहा है चुनाव आयोग को खुद ही चुनाव लड़ लेना चाहिए, क्योंकि इतने वॉलंटियर तो कांग्रेस आरजेडी के पास बड़ी मुश्किल से आते हैं, इतनी मेहनत के आते हैं। खैर मैं चाह रहा था कि आप 2 लफ्ज बीजेपी के पंचवर्षीय अध्यक्ष योजना पर भी कह ही दें। देखिए सर, मैं बार बार कह रहा था कि
बीजेपी के संविधान में एक टेक्निकल इशू ये है कि 19 राज्यों के कम से कम अध्यक्ष होने चाहिए, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होंगे। इन्होंने 14 राज्यों के चुनाव के 14 राज्य इनके पास अध्यक्ष थे, बाकी इन्होंने रोक के रखे थे और कह रहे थे कि वहां चल रहा है, वहां सर्वेक्षण, ये सब ढकोसला था। बेसिकली संघ और बीजेपी के बीच में लगातार अध्यक्ष पद के लिए खींचतान चल रही थी और बीजेपी लगातार समय ले रहा था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सिंदूर के बाद ये हुआ कि अभी भाई सिंदूर में देश बड़ा व्यस्त है, देश पे आपदा है, इसलिए अब बीजेपी के चुनाव में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन बिहार के चुनाव की रैली हो सकती है। बड़ा अजीब है इनके सोच विचार। उसके बाद शायद मुझे लगता है, जो ऐसा मुझे अब जानकारी मिली है, कि संघ ने सरेंडर कर दिया है। संघ ने कह दिया है कि आपको जिसको अध्यक्ष बनाना है बना दीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो अब एकाएक आपने देखा होगा एक दिन में 6-6, 7-7 राज्यों के अध्यक्ष हो गए और 22 राज्यों के अध्यक्ष हो गए। अब अध्यक्ष पद के लिए जो टेक्निकल एक ग्लिच था वो भी क्लियर हो गया। महाराष्ट्र, और मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य में अमित शाह चाहेंगे और अध्यक्ष नहीं होगा। किसी की औकात नहीं ये बोलने के लिए कि किसको बनाया। एक दक्षिण भारत के राज्य में हमेशा कहता हूं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में तासीर अलग है। दक्षिण भारत में आपको रबर स्टैंप थोड़े से कम मुश्किल से मिलते हैं। कर्नाटक में देख लीजिए, येदुरप्पा को आपने ठिकाने लगाने का प्रयास किया है। हाँ, टी राजा ने भी आईना दिखा दिया। लेकिन बाकी राज्यों में तो आपके पास बिल्कुल सरेंडर्ड है। तो बाकी राज्यों में अब नियुक्तियां हो गई है सारी। जब सारी नियुक्तियां हो गई है और चुनाव बहुत जबरदस्त हुए, मतलब सही मायने में प्रजातंत्र कहीं है तो बीजेपी में है, सही मायने में प्रजातंत्र है। चुनाव इतने जबरदस्त हो गए कि टी राजा सिंह जब वो देने गया, फॉर्म भरने गया, तो उसको समर्थक नहीं मिलने दिए, उसके समर्थकों को हाईजैक कर लिया और उसी जगह पे उसने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये लोकतंत्र तो नहीं, लेकिन ये बीजेपी का लोकतंत्र है। सबसे बड़ी पार्टी है, लोकसभा में बोल ही चुके हैं अमित शाह कि अखिलेश जी आप जानते नहीं, हमारी पार्टी इतनी बड़ी है, हमारे यहाँ सब प्रजातंत्र है, तो सब जगह निर्विरोध चुनाव जीत आए, ये इनका लोकतंत्र है। और जो चुनाव जीत के आए, पटेल की आती है। नहीं, नेहरू पटेल हमेशा इनको याद आते हैं। इससे तो कम से कम कांग्रेस में तो चुनाव हुआ, कांग्रेस में खड़गे जी को चुनाव लड़ना पड़ा, बाकायदा चुनाव हुआ, वोटिंग हुआ, उनके खिलाफ चुनाव लड़े। तो ये जो है अभी बीजेपी का अध्यक्ष, मुझे लगता है अपने हिसाब से कर लेंगे, कोई एक आध नया रबर स्टैंप होगा बेहतरीन तरीके का, और वो जो रबर स्टैंप वहां जो काम करेगा, तो उसके बाद संघ क्या करेगा ये देखना है। संघ को डर है कि संघ पे रिसीवर नहीं हो जाए, कहीं मोहन भागवत जी के ऊपर आरोप लगे कि भाई आप गुरु गोविंद जी के विचारों के साथ डायलूट कर रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे, इसलिए आपको हटाया जाता है और सुरेश सोनी को वहां सरसंघ चालक बनाया जाता है। क्योंकि अभी जो कुछ भी चल रही है सुरेश सोनी की चल रही है। सुरेश सोनी ही संघ हो गए हैं, कम से कम वर्तमान गुजराती नेतृत्व के लिए। उनको मोहन भागवत से, दत्ता जी होसबोली से कोई मतलब नहीं। अब ये संघ का अपने अस्तित्व को बचाने का एक आखिरी प्रयास मानता हूं मैं होगा, नहीं तो फिर संघ में भी एक जेपी नड्डा मिल जाएगा उनको, और वो रोज सुबह उठते से ही जयकारा आरती उतारेगा पहले, जय देव जय दिल्लीश्वर बापा, और ढोकले और खाकरे का प्रसाद चढ़ा करेगा सुबह सुबह। यही होना है। तो अभी तक जो बीजेपी आरएसएस के तहत थी, आप कह रहे हैं कि ये पलट सकता है? पलट गई है सर। अच्छा, पलट गया है। अब जो संघ कहता है, आप देख लीजिए, सरसंघ चालक ने कुछ बात कही कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, तो रामदेव बाबा जैसे भी लोग संघ चालक को नसीहत देने लगे। रामदेव बाबा की इतनी औकात नहीं कि वो संघ चालक के खिलाफ फ्रंट खोले। कहीं ना कहीं से मैसेज मिला होगा कि बोलिए आप, तो बोल दिया। और फिर निशिकांत दुबे ने तो बोल ही दिया कि 25 साल तक तो कोई अभी वैकेंसी नहीं है, 25 साल तक तो मोदी जी चलेंगे। उसके बाद फिर अमित शाह जी है, उनकी जो प्रायोरिटी उसने बताई। उसके बाद फिर हेमंत विश्व शर्मा है, और उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस है। तो 100 साल का प्लान बता दिया। हाँ, 100 सवा 100 साल का प्लान, क्योंकि अमित शाह भी आएंगे तो फिर अमित शाह भी और 10-15 साल रहेंगे, फिर उसके बाद 10-15 साल फडणवीस के बाद निशिकांत दुबे का नंबर लगेगा। नहीं, उसके बीच में भी उसने कहा कि 20 साल में क्या होता है किसको पता,
योगी जी को उन्होंने बता दिया कि आपको वहां जाना है, गोरखपुर, गोरखनाथ के मंदिर। ज्यादा उन्हें ये भी कह दिया कि योगी जी का चुनाव जीतते तो मोदी जी है, योगी जी को बिठा दिया है। और निशिकांत दुबे आपको लगता नहीं नहीं कईयों ने जानबूझ कहा के कह मुझे, रहा हूं मैं। हाँ, नहीं मैं जानबूझ के जोड़ रहा हूँ इसको, ले लीजिए कि आपको लगता है कि निशिकांत की इतनी औकात है बोलने की, नहीं, या फिर मैंने क्या वही कहा, यही निशिकांत दुबे जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ बहुत बुरी भाषा में बोल सकता है, तो वो उसको बोला जाता है कि आप बोलिए, मैसेज देना होता है। मैसेज भी चला गया, ये हमारा वक्तव्य नहीं, निशिकांत दुबे का वक्तव्य, ये भी बोला गया। लेकिन पार्टी के खिलाफ जाकर निशिकांत दुबे बोले, इसलिए निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। इसके उलट निशिकांत दुबे की विदेश यात्रा मिली उनको, जाके भारत का पक्ष रखिए विदेश में। तो ये बीजेपी का बहुत, मतलब इस संघ का दिया हुआ है बीजेपी को ज्ञान। ये टेस्टर सही इनके, निशिकांत दुबे से टेस्टर, करंट आता है कि नहीं देखता है। बोल तू बोल दे, बोला क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया, चल अब यही लाइन पकड़ेंगे। मेरे आपने पूछा अध्यक्ष का क्या होगा, अब मैंने बोला जो बीजेपी अमित शाह जो चाहेंगे वो अध्यक्ष बनेगा, इतना है। तो कुल मिलाजुलाकर आप कह रहे हैं कि अमित शाह जो चाहेंगे वो आरएसएस का भी अध्यक्ष बनेगा और बीजेपी का भी अध्यक्ष नहीं, बनेगा। ये एक आरएसएस अलग का तो बात आरएसएस का अध्यक्ष होगा ही नहीं। एक ही अब बात है। आरएसएस का संघ चालक कौन होगा ये अब अमित शाह तय करेंगे। वही अध्यक्ष, मैंने सरसंघ चालक की जगह अध्यक्ष सब जानबूझकर उपयोग किया, हाँ। क्योंकि सरसंघ चालक तो हुआ करते थे जब आरएसएस हुआ करती थी, अब अध्यक्ष हुआ करेंगे जिसके सुपर अध्यक्ष दिल्ली में बैठा करेंगे। इस पूरी बातचीत में आप लोगों ने देखा मैं बार बार हंस रहा था और मुस्कुरा रहा था। मुझे लगता है कि दर्द के, खुशी के आंसू काफी आप लोगों ने सुना है। मैं आपको बता रहा हूं कि दर्द की हंसी भी होती है। देश जब एक ऐसे हालात में पहुंचा दिया जाता है जहां हंसी आती है, मजाक लगता है कि आप 25 लाख लोगों का सर्वे एक हफ्ते में कर लूं, शायद अशोक जी को भी नहीं पता है कि अपने जीवन के 12 साल मैंने सर्वे किए हैं और एक गांव का सर्वे करने के लिए 5 से 7 दिन मिलते थे। एक गांव का सर्वे करने के लिए, जिसमें कुल मिलाकर 40-50 परिवारों का सैंपल हमको सर्वे करना होता था, उसके लिए 4 से 5 दिन मिलते थे और यहां 1 महीने में पूरे बिहार का सर्वे हो जाएगा। अब आप बताइए, इस पर हंसी ना आए तो क्या है? रोने का कोई अर्थ नहीं है। सोचना यह है कि लोकतंत्र को जो इस हंसी और मजाक में बदल दिया गया है, आप लोग कब तक खामोश रहेंगे? बिहार की जनता, मुझे नहीं लगता इसको खामोश रहेगी। अशोक जी, इसको लिख के रख लीजिए कि अगर गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले वोटर लिस्ट से निकाले जाएंगे तो वो सड़क पर आएंगे। मैं ईस्टर्न यूपी का हूं और मैं बिहार को जानता हूं, और ऐसा नहीं करना चाहिए जो अशोक जी बार बार कह रहे थे ना कि करो, लेकिन इतना करो कि चल जाए। इतना मत कर दो कि जनता को एकदम साफ साफ दिखने लगे और देश के अंदर अनार्की फैल जाए। संभालना बहुत मुश्किल होता है। जनता जब सड़क पर आती है ना, वो क्या होता है, एक रशियन कहावत है कि सैकड़ों बरसों में कुछ नहीं बदलता और रातों रात सब कुछ बदल जाता है। जब जनता सड़क पे आती है तो क्या होता है ना, ये अगर सीखना है तो आसपास के कुछ मुल्कों से सीखिए, वहां क्या हुआ है। मैं तो यही चाहूंगा देश के अंदर कोई अराजकता ना हो, थोड़ी सी बुद्धि मिले कि सत्ता में ठीक है आप आ गए हैं, लेकिन चुनाव अगर इतने ज्यादा गड़बड़ होंगे तो जनता आज नहीं तो कल सड़क पर उतरेगी और वो आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देगी। 125 साल का जो प्लान है उसका 1.25 दिन चलना मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।